तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 5 जून और सुबह के बज गए हैं 6। तो दोस्तों आज का जो पहला वीडियो हमारा होता है वो है मेंस के आंसर राइटिंग। तो जैसा कि कल की न्यूज़ में हमने बात करी थी कि राष्ट्रद्रोह कानून और विनोद दुआ जो मामला था, तो इसमें मैंने बात करी थी और आप सब लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि कल का जो बड़ा क्वेश्चन है 100 शब्दों वाला, वो इसी पे ले आएंगे अपन, राष्ट्रद्रोह कानून पे। बिकॉज राष्ट्रद्रोह कानून जब हमने इंटरव्यू दिया था तब से तब से क्या दोस्तों, पिछले 5 सालों से ही बड़ा चर्चा में है। क्योंकि बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार वगैरह हैं या फिर है ना जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, उन पे राष्ट्रद्रोह का मामला लगाया गया है। तो बहुत सारे लोगों पे ये मामला लगाया गया है। तो बात ये है कि भाई क्यों ये राष्ट्रद्रोह का मामला लगाया जाता है, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान में क्या यह मामला होना चाहिए। इस कानून की बहुत ज़्यादा निंदा भी होती है, आलोचना भी होती है, समीक्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या यह कानून हटा देना चाहिए, अगर हटा देंगे तो क्या परिणाम होने वाले हैं, अगर लगा रहना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है ना। ये सारी बातें आज हम इस क्वेश्चन में अध्ययन करेंगे। और एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये जो आंसर मैंने लिया है ये मैंने दृष्टि नोट से ही लिया है। बिकॉज बहुत ही शानदार आंसर लिखा हुआ था जब मेरा इंटरव्यू था 15 अप्रैल का। उससे पहले जो हमने तैयारी की थी तब भी दोस्तों मैंने ये जो आंसर ही दृष्टि नोट्स में से तैयार किया था। और मैंने ये बहुत मुझे ये ऐसे कि ऐसे याद है, यूँ मान लो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा था, क्योंकि हम लोग डेली डिस्कशन करते थे तो हमने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बार चर्चा की थी। तो मुझे इसका एक एक कोटेशन, एक एक केस सब कुछ याद था। तो मुझे वही लैंग्वेज पसंद थी और वो मुझे ऑनलाइन मिल गया। बुक्स वगैरह आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास अभी है नहीं, बिकॉज लॉकडाउन में मैं भी गांव में फंसी हुई हूँ, तो इतने ज़्यादा सोर्स है नहीं। तो मुझे ये, वैसे भी मुझे दृष्टि वाला ये आंसर बहुत पसंद है, तो वहीं से मैंने ये आंसर लिया है। और हाँ, 100 शब्दों की जगह मैंने इसको बड़ा बना दिया, ये लगभग 200 शब्दों का है। अब मैंने इसको 100 शब्दों में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 100 शब्दों में लिखती ना मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं लिख पाती। इस पर मैंने सारी चीज़ें लेने की कोशिश करी है, होता क्या है, आया कहाँ से है, फिर डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके अच्छाइयाँ क्या है, फिर इसकी बुराइयाँ क्या है, फिर इसके संशोधन क्या है। अब मेंस में अगर हमसे पूछेंगे ना तो हमसे पूरा नहीं पूछेंगे, है ना, कि मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने इस आंसर में लिखी है ये सारी चीज़ें नहीं पूछेंगे, बिकॉज वो 200-250 का आंसर हो जाएगा। वैसे आईएएस में पूछते हैं हमसे, जो पूछेंगे या तो ये बोल देंगे कि पक्ष विपक्ष में तर्क बताओ। तो अगर पक्ष विपक्ष में बताने हैं तो हम 1-2 लाइन में इनका इंट्रोडक्शन के टाइप में डेफिनेशन लिख के डायरेक्ट पक्ष विपक्ष में तर्क बता देंगे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर पूछते हैं कि इस कानून का उद्भव कहाँ से हुआ है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, तो जो मैंने इंट्रो दिया है बड़ा सारा, उस वो वाला लिख देना, है ना। यही चीज़ें पूछेंगे। और अगर 124 एक धारा 124 एक को आप कहाँ तक प्रासंगिक समझते हो, इसमें सुधार के उपाय बताइए, तो जो मैंने वे फॉरवर्ड लिखा है वो बता देना, है ना। मतलब इसका कोई एक भाग ही पूछा जाएगा, पूरा नहीं पूछा जाएगा। और रही बात इंटरव्यू की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि विनोद दुआ वाला मामला अभी हुआ ही है दोस्तों, तो इसलिए इंटरव्यू में 100%, और आपको पता है कि अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। तो दोस्तों इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाना, मतलब पूछ ही लिया जाता है। राष्ट्रद्रोह का मामला अक्सर चर्चा में आता ही रहता है, तो ये पूछ ही लिया जाएगा। तो इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है अंतेश मीणा, तो अंतेश मीणा बार बार बोलते हैं कि मैम, कल भी जब मैंने इंटरव्यू वाला वीडियो डाला कि इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने बोला भी कि मैम आप जल्दी से इंटरव्यू की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, और मतलब सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ाइए। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ये जो मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेके आती हूँ ना, जो शाम को आती है 5 बजे, वो करंट अफेयर्स की क्लास दोस्तों इंटरव्यू के लिए ही मेन होती है। मैं उसमें 5 ही क्वेश्चन देती हूँ। आप देखते होंगे कि मैं इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बहुत कम देती हूँ, है ना। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन देती हूँ जो कि मतलब हमारे कंसेप्ट उसमें से क्लियर हो जाए, है ना, तो मैं ऐसे ही देती हूँ। तो दोस्तों इंटरव्यू और मेंस दोनों सेम सी तैयारियाँ, उसमें कोई अलग नहीं है। और हाँ, फिर भी और मैटर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगी, ताकि थोड़ा सा इंटरव्यू पर अपन ज़्यादा जोर दे लें। उनकी बात बिल्कुल सही है कि और करंट अफेयर्स जैसे उसमें आता है ना, अब मैं बिल्कुल इंटरव्यू बेस्ड कर दूँगी उसको, कि हाँ ये बात इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। अभी तक मैं क्या करती थी, मेंस में ये चीज़ पूछी जा सकती है तो ही क्वेश्चन लेंगे इंटरव्यू, मतलब बाकी इतने ज़्यादा नहीं लेती थी। लेकिन अब मैं उस वीडियो को ऐसा बना दूंगी कि जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम क्वेश्चन उसमें ले लेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में फोकस करने की कोशिश करेंगे। और रही बात ये बड़े वाले क्वेश्चन, तो दोस्तों मैं हमेशा आपको कनेक्ट करके बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में कैसे पूछा जा सकता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, अब देखो राजद्रोह है, आप सोच रहे हो मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन 100% इंटरव्यू में भी ये पूछा जाएगा, तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है ना। दोनों ही चीज़ें। अब विनोद दुआ वाला मामला मैंने सुबह आपको
क्यों पढ़ाया था? मैंने इसलिए पढ़ाया था कि वो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, है ना। वो केंद्र बंगाल में जो सचिव वाला विवाद है वो मैंने क्यों पढ़ाया था? क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, है ना। तो मुझे पता है आप सब बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए भी जुड़े हुए हैं, और मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर ही इसलिए बढ़े थे दोस्तों कि इंटरव्यू की क्लासेस मैंने यहाँ पे स्टार्ट की थी, तो इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़े थे। तो मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकती हूँ। अब बाकी के जो भी क्वेश्चन बड़े वाले आएंगे वो इंटरव्यू रिलेटेड ही आएंगे। अब आज के बाद में जो भी क्वेश्चन आएगा, जितने ज़्यादा मैं अटैच करने की कोशिश करूँगी इंटरव्यू बेस ही करूँगी, और जो हम करंट अफेयर्स करते हैं वो भी इंटरव्यू बेस ही चलेंगे, है ना। कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ न्यूज़ मुझे लगेगी कि ये इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, वो चीज़ मैं लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, राष्ट्रद्रोह होता क्या है, और भारत में धारा 124 की समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। जहां समालोचना की बात आ गई तो वहां पे सिर्फ आलोचना नहीं है दोस्तों। समालोचना का मतलब है आलोचना भी करनी है, और फिर अच्छाई भी बतानी है, और फिर आलोचना के सॉल्यूशंस भी बताने हैं, है ना। एक वर्ड में इतनी सारी चीज़ें आ जाती है। समालोचना मतलब आलोचना, और बिना आलोचना मतलब बड़ाई, दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हाल ही में भारत के वरिष्ठ पत्रकार, अगर आप भी क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट करते हो, या फिर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि राष्ट्रद्रोह क्या है, तो आप भी अभी इसी तरह से स्टार्ट करते हो कि जिस तरह सर विनोद दुआ वाले मामले में हमने देखा कि राष्ट्र के विरुद्ध में की गई कोई भी ऐसी टिप्पणी, या फिर, है ना, जो डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे वो राष्ट्रद्रोह कहलाता है। आप जानबूझ के उनको खींचने की कोशिश करो ना, कि आपको पता है विनोद दुआ वाला मामला, वो सेकंड क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कौन था विनोद दुआ, तो आप बताओगे। थर्ड क्वेश्चन यही पूछेंगे तो क्या आप मानते हो कि वो सही था वो मामला? अच्छा, तो फिर आप मानते हो, अच्छा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? आप कहोगे सर ये दिया। तो फिर वो कहेंगे अच्छा तो मतलब आप मानते हो सरकार गलत है, मतलब सरकार गलत कर रही है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है। तो आप कहोगे कि सर सरकार गलत नहीं कर रही है, लेकिन कई बार कुछ गलतियाँ सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, जिस तरह से, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे अपन, लेकिन ऐसा हो सकता है सर कि कई बार पॉलिटिकल प्रेशर या फिर पक्ष विपक्ष के जो तर्कों को देखते हुए कुछ गलत कदम उठा लिए जाए, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसमें हमेशा तत्पर रहता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। कभी भी दोस्तों हमें सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कुछ नहीं बोलना, और सुप्रीम कोर्ट के आगे माननीय लगाना है ना। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलना है। ये 2-3 चीज़ें तो आप देख ही लेना कि लैंग्वेज बड़ी ही वो एक टिकटॉक पे टर्म चलती है ना, लैंग्वेज, भाई साहब आपकी लैंग्वेज बड़ी बकवास है। तो वो अपन को लैंग्वेज बड़ी ही अच्छी करनी है, इतनी अच्छी करनी है कि उनको लगना चाहिए कि सामने एक ऑफिसर बात कर रहा है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज अपन को करनी है, तो लैंग्वेज अपनी सुधार लीजिए अभी से, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ से ही शुरू किया है कि हाल ही में भारत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर लगे राष्ट्रद्रोह के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया, और इस हेतु केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस का उन्होंने हवाला दिया है। तो जहाँ भी राष्ट्रद्रोह की बात आपसे पूछी जाए, ये केस बीच में टपका देना, ताकि सेकंड क्वेश्चन फिर यही आए कि क्या था ये केस, और ये केस कल भी हमने पढ़ लिया था और आज और मैं पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये दे दिया हमने इंट्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं क्या है राष्ट्रद्रोह, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इतिहास भी बताने की कोशिश की है। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, अगर पूछा जाएगी ऐतिहासिक विवरण करते हुए तो ही लिखना है, नहीं तो इतनी चीज़ें इतनी जगह नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दी है। भारत में मूलतः 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस मैकाले ने यह तैयार किया था, और 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू होने पर भी आईपीसी एक्ट में इसे शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों इसे तैयार कर लिया गया था 1837 में, है ना। और हमारा जो इंडियन पैनल कोड है अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था 1860 में। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों 1837 में एक जो इतिहासकार थॉमस मैकाले ने इसे बना दिया था, लेकिन फिर भी दोस्तों इंडियन पैनल कोड में इसे शामिल नहीं किया गया था 1860 में। फिर कब शामिल किया गया? तो 1870 में ये भाई साहब आए जेम्स स्टीफन द्वारा धारा 124 को भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1870 के अंतर्गत आईपीसी में शामिल कर लिया गया था। तभी से राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 के तहत एक अपराध है। दोस्तों 1860 में अपनी आईपीसी आई थी, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था। देखो राष्ट्रद्रोह की अवधारणा लाया था जो थॉमस मैकाले। कब लाया था? 1837 में। फिर हमारी जो आईपीसी है वो बनी कब थी? 1860 में। तो क्या इसमें राष्ट्रद्रोह शामिल था? जी नहीं, इसमें नहीं शामिल था। क्योंकि दोस्तों अगर सिर्फ धारा 124 ही होती तो हम समझते हैं कि यह मूल कानून का अंश है। जब भी ए बी सी ऐसे लगा दिए जाते हैं किसी भी कानून
के, तो उसका मतलब हो जाता है वो संशोधन करके डाली गई है ना। तो इसमें भी धारा 124A लगाया गया है, मतलब 1860 के कानून में बाद में संशोधन किया गया 1870 में, और उसके तहत एक नई धारा जोड़ी गई, धारा 124A, और उसमें राष्ट्रद्रोह का कानून इसमें शामिल कर दिया गया और राष्ट्रद्रोह को एक अपराध घोषित कर दिया गया। कितनी फास्ट बोलती हूँ ना मैं। पहले बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती थी कि मैडम आप बहुत फास्ट बोलते हो। अब कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आता, क्योंकि आप सब लोगों को आदत पड़ गई। कभी कभी मुझे ही लगता है मैं कितनी फास्ट बोलती हूँ। वो इसलिए दोस्तों कि मैं बहुत सारी बातें आपको समझाना चाहती हूँ, और फिर अगर मैक्सिमम मैं ये वाला वीडियो 15-20 मिनट का ही रहना चाहती हूँ। अगर 20 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर है ना, मुझे ऐसे लगता है यार बच्चे बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ऐसे सोचेंगे कि मैडम ज़्यादा ही बकवास करती है, बोले ही जाती है बोले ही जाती है। तो मैं इसे छोटा करने की कोशिश करती हूँ, और छोटा करने के चक्कर में ना मैं फिर जल्दी 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 बहुत सारी चीज़ें बोल देती हूँ, ताकि मैं बहुत सारा कुछ बता जाऊँ इस 15 मिनट में भी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूँ, है ना, इसलिए। खैर, 124A के तहत भारतीय कानून, अब ये तो हमने बता दिया कि इतिहास कहाँ से था, ठीक है, ये हमने बता दिया। 124A के तहत इसे जोड़ दिया। फिर हम लिखते हैं 124A के तहत भारतीय कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित संकेतों या दृश्य रूपों में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्न को शामिल किया जाता है। मतलब 124, ये तो है दोस्तों किताबी भाषा की। 124A में सरकार के खिलाफ, जो भी स्थापित सरकार है ना, उसके खिलाफ कोई भी ऐसी मौखिक या फिर मौखिक काम कर दें, या फिर उसके खिलाफ ऐसा लिख दें, या फिर ऐसा कोई संकेत दे दें, या फिर ऐसा कोई सीन दिखा दें जिससे घृणा हो, अवमानना फैले, मतलब उस सरकार की बेइज्जती करें। अवमानना मतलब सरकार की बेइज्जती, मतलब एक तरह से संविधान के, सरकार की कर सकते हैं आलोचना, है ना, लेकिन ऐसे घृणा या फिर अवमानना या उत्तेजना, उत्तेजना मतलब क्रांति टाइप की, भाई इस सरकार को हम, मतलब हमारे देश के संविधान को हमें ख़त्म करना है, ये संविधान हमें नहीं चाहिए, हमें नया संविधान चाहिए, इस तरह का कुछ, है ना, के प्रयत्न, ये सारे प्रयत्न अगर करे जाएं तो वो है राष्ट्रद्रोह कानून। ये तो किताबी भाषा, फिर मैंने थोड़ा सा मन से बनाया कि यार ये ज़्यादा ही हार्ड लिख दिया किताब के अनुसार। कोई भी ऐसी टिप्पणी, कार्य या वक्तव्य जो स्थापित सरकार को उखाड़ने का प्रयत्न करे, देश में घृणा फैलाए, सांप्रदायिकता फैलाए और अलगाव पैदा करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से बनाया कि भाई ये इजी लैंग्वेज है। वास्तविक मतलब यही होता है, ये तो किताबी भाषा है ना। वास्तविक मतलब ऐसा होता है कुछ भी, कभी कोई भी ऐसी टिप्पणी हो जाए, है ना, या फिर हम काम कर दें, या फिर कोई ऐसी लाइन बोल दें, कोई ऐसा वीडियो बना दें जिससे क्या हो, सरकार को उखाड़ने की उसमें मंशा लग रही हो, कि सरकार को हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं, या फिर देश में दोस्तों घृणा फैलाना हो, या सांप्रदायिकता हो, या अलगाववाद हो, ये सारी चीज़ें फैलाने का प्रयत्न हम करते हैं, तो वो राष्ट्रद्रोह कहलाता है। ये तो दोस्तों एक सिंपल सी परिभाषा हो गई, ये राष्ट्रद्रोह कहलाता है। अब यहाँ पे ये कहीं भी क्लियर नहीं है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हम अलगाववाद मानेंगे, ऐसा कौन सी लाइन है जिसे हम मानेंगे कि ये लाइन तो घृणा फैला रही है ना। ये स्पष्टीकरण नहीं है, और ये स्पष्टीकरण नहीं है इसका मतलब यहीं से फिर कानून में सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अगर बात करें, राष्ट्रद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। इसमें दोस्तों जमानत भी नहीं नहीं होती है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। 3 वर्ष से लेकर सारी उम्र जेल में रहे, इतनी भी सज़ा हो सकती है। बिकॉज ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया हुआ कानून था दोस्तों। उन्होंने इसलिए बनाया था कि हमारे जो उस टाइम पे हम क्या करते थे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते थे ना, तो वो इस चीज़ को राष्ट्रद्रोह मानते थे। भाई काय का राष्ट्रद्रोह है, या हमारा देश है, तुम लोग तो विदेशी हो, हमें गुलाम बना रखा है, तुमको नहीं भगाएंगे, ये राष्ट्रद्रोह है थोड़ी, ये राष्ट्र प्रेम है। लेकिन उन लोगों ने, क्योंकि वो लोग तो क्या कहते थे, हम तो आप लोगों के असभ्य को, बर्बर लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं ना, तो वो लोग इस चीज़ को राष्ट्रद्रोह घोषित करते थे। और हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो देशभक्त थे, उनको जेल में डालने के लिए ये कानून बनाया गया था, है ना। लेकिन अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं ना, अब वैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब हम थोड़ी हमारी सरकार की बेइज्जती करेंगे, अब थोड़ी ऐसा कुछ करेंगे, तो अब तो हमें ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज़ अभी भी हमारे यहाँ पे चली जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों 124A के पक्ष में तर्क, कि भाई क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों पहला रीज़न हम बताएंगे, राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए। बहुत सारे दोस्तों, कई बार हमने देखा है JNU में भी राष्ट्र विरोधी नारे लग जाते हैं। तो अगर मान लो ठीक है, लगे नहीं लगे, अगर वास्तव में अगर लगे हैं, अगर कोई भी छात्र नेता, अगर उनका प्रूफ अपने पास में है, और कोई भी छात्र नेता भारत माता की बेइज्जती कर रहा है, देश की बेइज्जती कर रहा है, देश से अलग होने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल उनके खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का मामला लगाना चाहिए। क्योंकि
कि आज एक कर रहा है, कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, और पहले रोज पूरा जेएनयू करेगा और उसके बाद में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ करेंगी, है ना। अगर ये सच्चाई है, प्रूफ है हमारे पास में, ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, वहाँ नारे लगे और हमने जेल में डाल दिया। अगर प्रूफ है और वो सच में ऐसी कोई कार्य कर रहे हैं तो लगाना चाहिए। अलगाववादी घटनाएं दोस्तों, जैसे कि कई सारे संगठन ऐसे होते हैं कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, आज़ाद कश्मीर बनाएंगे, ये वो, है ना, वैसी घटनाओं पर रोक लगाने के, और आतंकवादी भी तो यही काम करते हैं। तो इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 124A ज़रूरी है ना, उनको जेल में डालना ज़रूरी है, उन पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, सरकार के स्थायित्व पे अगर 124A नहीं होगी तो कोई भी उठ खड़ा हो जाएगा और कहेगा हम इस सरकार को नहीं मानते, इस सरकार का विरोध करो, ये वो। तो दोस्तों डरेंगे कैसे? डरेंगे जब ही ना, जब हमारे पास में ऐसा कानून होगा। और बिल्कुल हमारे पास में 124A के तहत कानून है कि कोई भी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करता है तो हम उसको 124 लगा के जेल में डाल देंगे, है ना। तो इसलिए भी ज़रूरी है। तीसरा है, न्यायपालिका की अवमानना हेतु दंडात्मक शक्ति है तो सरकार की अवमानना हेतु क्यों नहीं होगी भाई। जैसे दोस्तों न्यायपालिका की अवमानना भी आप लोगों ने सुनी होगी। अगर न्यायपालिका की कोई भी अवमानना करता है, न्यायपालिका के किसी भी निर्णय के खिलाफ कोई बोलता है, बेइज्जती करता है, न्यायाधीशों की बेइज्जती करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें न्यायपालिका की अवमानना के खिलाफ दंड देने की कार्यवाही है। ये मुद्दे भी बहुत सारी बार आए हैं हमारे सामने। तो जब न्यायपालिका इतनी बड़ा संगठन है, उसको है तो सरकार उससे कम है क्या? तो फिर सरकार को भी दोस्तों कोई ना कोई दंडात्मक शक्ति तो मिलनी चाहिए, और वही शक्ति देती है धारा 124A। इसके अलावा दोस्तों माओवादी और नक्सलवादी जैसी घटनाओं के लिए, दोस्तों नक्सलवादियों को ऐसे तो हम कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे, दमन ही नहीं कर पाएंगे उनके लिए, और माओवादियों के लिए दमन के लिए भी ऐसी चीज़ें धारा 124A जरूरी है। तो छोटे छोटे से पॉइंट बताकर 4 चीज़ें हमने पक्ष में लिख दी, और 4 चीज़ों में हमने सारी चीज़ें संभाली जो इसके लिए ज़रूरी हम मान सकते हैं कि भाई इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब जुड़े दोस्तों 1-2 मामले देख लेते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे मामले दे रखे थे, लेकिन 1-2 मामले देख लेते हैं कि भाई राष्ट्रद्रोह से रिलेटेड मामले। तो अगर दोस्तों गुलाम भारत की बात करें तो 1897 में तिलक पे केस लगाया गया था राष्ट्रद्रोह का। फिर 1909 में दोस्तों केसरी में उन्होंने कुछ लिख दिया था, है ना। इसके अलावा भी वो हिंदू धर्म को प्रेरित करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी बोलते थे, इसलिए उन पे राष्ट्रद्रोह के मामले लगे थे। तो ये सब हमने मतलब देखे ही थे। भारतीय अशांति का जनक कहा था ना वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को, है ना। तो उन सब मामलों से हम देख ही सकते हैं कि राष्ट्रद्रोह के मामले उन पे लगे थे, वो बहुत मतलब सुर्खियों में रहे थे। और भी गांधी जी पे भी लगे थे, नेहरू जी पे भी लगे थे, लेकिन मतलब इन सब बड़े बड़े लोगों पे उस टाइम पे लगे थे। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य केस, और भी 2-3 मामले थे, लेकिन सबसे मामला इंपॉर्टेंट यही लगा जो 1962 में हुआ था। ये स्वतंत्र भारत का पहला मामला था दोस्तों। पहली बार भारत में किसी पे स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रद्रोह का मामला लगाया गया। अब कौन था केदारनाथ और क्या हुआ था? तो बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह पर तत्कालीन सरकार की निंदा करने, क्रांति का आह्वान करने के कारण राजद्रोह का मामला लगा था। उन्होंने क्या किया था, वो फॉरवर्ड मतलब कोई दूसरी पार्टी वहाँ पे होगी और वो दूसरी पार्टी में थे, फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, और उन्होंने जो पार्टी सत्ता में थी दोस्तों उसकी निंदा करी और उसको उखाड़ फेंकने और क्रांति करने के नारे लगाए थे। तो ऐसा प्रूफ नहीं था कि लगाए थे या नहीं लगाए थे, क्रांति के लिए आह्वान, सरकार ने ऐसा बोला कि इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए इन पर राष्ट्रद्रोह का मामला लगा दिया गया। जब बात कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट द्वारा उन्हें राहत देते हुए सरकार कहा कि सरकार की निंदा करना किसी भी तरह से राजद्रोह नहीं है। अव्यवस्था फैलाने, कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी करने और हिंसा हेतु उकसाना राजद्रोह होगा। यहाँ पे पहली बार दोस्तों राजद्रोह को परिभाषित किया गया था कि किसी भी तरह से अगर कोई एक नेता दूसरे नेता की बुराई करता है, दूसरी पार्टी की बुराई करता है, वो किसी भी हालत में राजद्रोह नहीं होगा। सरकार जो प्रशासन है उसकी बुराई करना भी राजद्रोह नहीं होगा, हमें हक है उसकी आलोचना करने का। लेकिन अगर अव्यवस्था फैलाएं, हम कानून व्यवस्था में गड़बड़ी करें, है ना, हिंसा फैलाएं, तो वह राजद्रोह माना जाएगा। अब दोस्तों धारा 124 ये वाला केस है ना, आप जरूर 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 बता देना जब भी राष्ट्रद्रोह की बात चले। और अगर पुरानी चीज़ें बतानी हो तो बोल देना, तिलक पे लगा था, गांधी जी पे लगा था, नेहरू जी पे लगा था। ठीक है, अब अगर विपक्ष में बात करें कि क्यों इसकी आलोचना होती है, तो दोस्तों हम सीधी सी तो बात ये है कि आजकल जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है वो कोई सी भी पार्टी हो, ठीक है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है
जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी सरकार हो, उनको जेल में डाल दिया जाता है ना। तो वास्तविक बात तो यह है कि सरकार अपनी चीज़ें, अपनी बुराइयां सुन नहीं सकती है और उनका दमन करने के लिए यह चीज़ लेके आती है। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा सा इसलिए अलग तरीके से समझाएंगे, ऐसी बातें हमें प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लिखनी है कि औपनिवेशिक काल में ये गुलामी का अवशेष है। सीधी सी बात है दोस्तों, ये स्वतंत्रता से पहले 1897 का बनाया गया। भाई सदी बदल गई, अब तो कानून बदल दो। यही बात हो गई जब मोदी जी ने यूएनओ में भाषण दिया था, तब बोला था ना कि सदी बदल जाए और हम ना बदलें तो बदलने की रफ्तार कम हो जाती है और इम्पोर्टेंस भी कम हो जाता है उस चीज़ का। तो वही बात हम भी कहना चाहते हैं आपको कि भाई सदी बदल गई और हम नहीं बदले तो बदल दो ना इस कानून को। चेंजेस की तो ज़रूरत है ना, ये तो बहुत पुराना कानून है ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार है हमारा, तो ये कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाता है। तीसरी बात दोस्तों, जीवंत लोकतंत्र में सरकार से असहमति और आलोचना जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण है दोस्तों कि सरकार से हम असहमति भी जताएं, उसकी आलोचना भी करें। अगर हम आलोचना ही नहीं कर पाएंगे तो ये तो हिटलर शाह होगी, तानाशाही हो गई ना। तो दोस्तों ये तो एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है ना, इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए। और जिन अंग्रेजों ने स्वयं इस कानून को बनाया था, उन्होंने स्वयं ने अपने देश में इस कानून को खत्म कर दिया और हम अभी तक चलाए जा रहे हैं, इसलिए भी इसे हटाने की ज़रूरत है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, धारा 124(1) में एक वर्ड लिखा हुआ है कि जैसे सरकार शासन मतलब भारत के खिलाफ असंतोष, ऐसे लिखा हुआ। तो अब ये असंतोष में क्या चीज़ है, किस चीज़ को आप असंतोष कहोगे? क्या सरकार के खिलाफ एक गलत उल्टी लाइन बोल देना असंतोष है? क्या सरकार की बुराई कर देना असंतोष? क्या संविधान की बुराई करना असंतोष है? क्या है असंतोष? इस असंतोष का मतलब जो भी जांच अधिकारी अपने अनुसार लगा लेता है और उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी उसे जेल में डालना हो, कह देता है कि इसने वही असंतोष मतलब पैदा किया है लोगों में। और यहाँ पे फिर मतलब इस असंतोष के वर्ड को स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि भाई राजद्रोह का मतलब सिर्फ ये होगा और ये नहीं होगा, है ना। कहीं भी परिभाषा स्पष्ट नहीं है तो उस परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है। और दोस्तों अभी तो आईपीसी में एक नया कानून भी बना दिया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2019, है ना। तो इस मामलों तो ये दोस्तों बना दिया गया है, तो ये भी यही चीज़ें करता है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कदम उठाया जा सकता है। जब ये कानून हमने बना दिया है तो फिर राजद्रोह की ज़रूरत कहाँ आ गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ों से कि इसके विपक्ष में तर्क है कि भाई एक तो गुलामी का प्रतीक है, एक भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए सरकार की आलोचना आवश्यक है और आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जाएगा। जिन अंग्रेजों ने बनाया था उन्होंने खुद ने इस कानून को ख़त्म कर दिया और असंतोष की जो परिभाषा है वो पर्याप्त नहीं है। और एक जब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट हमने बना दिया है, प्रिवेंशन एक्ट हमने बना दिया है, तो फिर इस एक्ट की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या संशोधन कर सकते हैं? तो दोस्तों देशद्रोह की परिभाषा को सीमित करके इसमें केवल क्षेत्रीय अखंडता और देश की प्रभुता के मामले ही शामिल हो। दोस्तों आजकल वही बात जो मैं बार बार सभी लोग कह रहे हैं, हिंदू में डेली यही आता है कि भाई किसी भी सरकार की, प्रशासन की सिर्फ बुराई करना देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह की परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय अखंडता को और देश की संप्रभुता को शामिल किया जाना चाहिए कि इन चीज़ों के खिलाफ अगर कोई बोलता है, भड़काता है, तो वह देशद्रोह होगा। ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय को इस क्षेत्र में व्यापक रूप से आगे बढ़कर कार्य करना होगा। जिस तरह से विनोद दुआ मामले में उन्होंने कार्य किया, तो और भी ज़्यादा सक्रियता से इन मामलों में कार्य करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात दोस्तों, उपयोग, इस तरह का उपयोग सरकार के खिलाफ बोलने वालों के लिए दमन न होकर बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसमें भी संशोधन करने की, पूरे कानून को पुनः जांचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये थोड़े से हमने संशोधन बता दिए। फिर ये लाइन दोस्तों मैंने ऐसे कैसे दृष्टि से ली है, बहुत ही शानदार लाइन लिखी हुई थी। मुझे लग रहा था मुझसे इंटरव्यू में पूछे तो मैं ये लाइन ज़रूर उपयोग करूँ, लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं। इस प्रकार राष्ट्रद्रोह शब्द को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है, अतः इसे बहुत सावधानी से लागू करने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं हम राष्ट्रद्रोह परिभाषित कर सकते हैं, बहुत जटिल कार्य है दोस्तों। तो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही रेयर केस में इस कानून का उपयोग किया जाना चाहिए।
यह एक तोप की तरह है जिसे चूहे को शूट करने के लिए नहीं बल्कि तोप को एक निवारक के रूप में शस्त्रागार में होना चाहिए। कि राजद्रोह का कानून इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि उसे हर किसी चूहे को मारने के लिए उस तोप को बाहर नहीं लाएंगे। ये एक तोप जैसी है कि उस तोप को एक चूहे को मारने के लिए, यार किसी छोटे से पत्रकार ने कुछ टिप्पणी लिख दी, आप उसको उठा के राजद्रोह के मामले में जेल में डाल रहे हो। यार राजद्रोह के कानून की आप बेइज्जती तो मत करो। यह इतना बड़ा कानून है कि आप इसे जब लाओ जब किसी आतंकवादी को पकड़ रहे हो, किसी अलगाववादी को पकड़ रहे हो, किसी नक्सलवादी को पकड़ रहे हो, ठीक है। तो ये तोप किसी चूहे को शूट करने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये तोप सिर्फ डराने के लिए शस्त्रागार में रखी होनी चाहिए। हम गन क्यों रखते हैं दोस्तों? हम गन थोड़ी किसी को मारने के लिए रखते हैं, हम गन इसलिए रखते हैं कि सामने वाला देख के डरता रहे। इंडिया ने परमाणु बम क्यों बनाया जबकि इंडिया कहता है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाऊंगा? क्यों? क्योंकि सामने वाले को डर लगना चाहिए, पाकिस्तान चाइना को डर लगना चाहिए कि भाई तेरे पास है ना तो मेरे पास भी है, तेरे पास 5 है ना तो मेरे पास 10 है ना। तो वैसे ही यह कानून है कि इसे सिर्फ और सिर्फ डर के रूप में, लोगों के डर के रूप में दिखाना चाहिए, ना कि इसे यूज़ करना चाहिए छोटे छोटे कानून केसों में, है ना। तो ये लाइन बड़ी शानदार लगी, तो ये आप लोग भी यूज़ कर सकते हो इंटरव्यू और मेंस में। तो ये था दोस्तों राजद्रोह है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको इंटरव्यू में भी बहुत मदद करेगा और मेंस के आंसर राइटिंग में भी मदद करेगा। आंसर लिखा हुआ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन और चाहते हो तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।